हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सर हसन। और आज की वीडियो में हम ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ में जोग्राफ़ी ही करेंगे। और जोग्राफ़ी के अंदर जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर वाटर रिसोर्स का चैप्टर शुरू कर दिया था और उसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हमने ओल्ड इरिगेशन मेथड्स को जो है वो कवर किया था। आज की वीडियो के अंदर वाटर रिसोर्स के चैप्टर में जो बाकी दीगर टॉपिक्स रह गए हैं हम उनको कवर करेंगे। और पार्ट 3 के अंदर इंशाल्लाह हम जो न्यू इरिगेशन मेथड्स हैं उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आएँ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो वाटर पोल्यूशन के ऊपर है। तो वाटर पोल्यूशन पे सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉजेज़ के ऊपर कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहला होता है डंपिंग ऑफ सीवेज वाटर। दूसरा होता है डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज से जितना भी वेस्ट निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं और दीगर जो लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में वेस्ट निकलता है उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। तो वो जो है वाटर पोल्यूशन को क्रिएट करता है। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप जो है वो एक और प्रॉब्लम है जो कि वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप जो है ये वैसे ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अभी कुछ सालों पहले जो है वो कराची के पास जो है वो एक ऑयल टैंकर जो है लीक हो गया था। तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो सालों गुजर गए उस बात को, लेकिन आज तक हमारी जो कराची में जो सी व्यू है उसकी मिट्टी जो है वो आज तक जो है वो ख़राब हुई हुई है। आज तक उसका जो है वो कलर जो है वो अलग ही, मतलब जो है वो सिल्वरिश जो है वो थोड़ा मतलब ऑयल ऑयल टाइप के कलर का हो गया है। बाकी जो है वो दीगर जो बीचेस हैं वहाँ पे ऐसा कलर नहीं है। तो एक बार अगर ऑयल स्पिल फ्रॉम शिप हो जाए, किसी बड़ी ऑयल मतलब किसी बड़ी शिप में से अगर ऑयल वगैरह लीक हो जाए, क्रूड ऑयल जो होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स इफेक्ट पड़ता है आपकी जो वाटर पे और आपके जो सी साइड होता है उसके ऊपर। फिर उसके बाद है आखिरी यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र भी एक जो है वो बड़ा मसला है जिसकी वजह से जो है वो वाटर पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र के यूज़ से कैसे जो है वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट होती है, ये एक पूरा अलग से टॉपिक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो एक अलग से हम लोग जो है वो वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं कि वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर आपका वाटर जो है वो ख़राब हो गया, पानी गंदा हो गया, पानी ख़राब हो गया, तो क्या क्या नुकसानात होंगे हमें। तो पहला है diseases will spread such as टाइफाइड एंड मलेरिया। टाइफाइड और मलेरिया जो है वो वाटर पोल्यूशन की वजह से ही होता है। गंदा पानी जहाँ भी खड़ा होगा, कहाँ जहाँ भी जमा होगा गंदा पानी, वहाँ पे टाइफाइड और मलेरिया फैलेगा। फिर उसके बाद अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जाहिर सी बात है अब आप उसको वाटर पोल्यूशन हो गया किसी पानी में, अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट मिल गया किसी लेक के पानी में, रिवर के पानी में, या तो जो है आपका सीवेज वाटर मिल गया, तो वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है। कोई भी इंसान उसको फिर पी तो नहीं सकता ना। फिर उसके बाद अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, अगर किसी भी पानी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट मिल गया, ठीक है, तो उसको आप जो है वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स भी साथ में मिल जाते हैं, मरकरी वगैरह और एक्सेट्रा ऐसे केमिकल बहुत ज़्यादा उसके अंदर मिल जाते हैं। तो अगर उसको आप एग्रीकल्चर ग्राउंड के ऊपर डालोगे, अपने खेतों वगैरह में ऐसे पानी को इस्तेमाल करोगे, तो जो फ्रूट्स निकलेंगे, जो वेजिटेबल्स निकलेंगी, उनके अंदर भी उस चीज़ का असर होगा। और अगर कोई इंसान वगैरह जब उसको खाएगा तो उससे उसको जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो अनफिट फॉर एग्रीकल्चर हो जाता है ऐसा पानी। फिर उसके बाद मरीन लाइफ विल गेट अफेक्टेड। ज़ाहिर सी बात है मरीन लाइफ को तो सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचता है वाटर पोल्यूशन जब इंसान क्रिएट करते हैं तो। और सी में तो ख़ास तौर पे पड़ता ही पड़ता है असर, लेकिन असल असर जो जो असल जो ड्रॉ मतलब जो क्या कहते हैं आपका नुकसान पहुंचता है ना, वो आपका रिवर और लेक्स वाली जो मरीन लाइफ होती है उनको पहुंचता है। ख़ास तौर पे लेक वाली, अगर किसी भी लेक के पास जो है इंडस्ट्री लगी हुई है किसी गांव वगैरह में, तो अगर वो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट किसी बड़ी लेक के अंदर डाल रहे हैं, तो लेक तो क्योंकि होती ही क्लोज है ना, तो उसके अंदर जितनी भी मरीन लाइफ है वो तो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाती है। तो ये एक बड़ा मसला है हम जो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं कि मरीन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन के ऊपर। अब वाटर पोल्यूशन तो क्रिएट हो गया है और होता ही जा रहा है, तो इसके सॉल्यूशन क्या है, हमें किन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए ताकि हम जो है इससे बच सकें और आगे से जो है ये चीज़ें ना हों। तो पहला है क्रिएट अवेयरनेस। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है स्टूडेंट्स वो अवेयरनेस ही होती है, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें मसला यही है कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है।
अब इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, सेवेज वाटर का वेस्ट है, ठीक है, सेवेज वाटर है। अब लोगों को लोग बोलते हैं कि इसको कहाँ वेस्ट करें, अब हमारे पास आ गया तो लोग बोलते हैं कि भाई अब इसको समंदर में डाल दो, समंदर तो इतना बड़ा है, इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी चला भी गया इंडस्ट्रीज़ का, सेवेज का, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं है। ये जब पानी इसके अंदर ऐसा जाता है, पॉल्यूशन वाला वाटर जाता है, सेवेज वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट जब इसके अंदर जाता है तो जो है वो तबाही मचा देता है। आपका जो सी है मतलब वो तबाह हो जाता है एक तरीके से। तो ये लोगों को बात असल में पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है। तो सबसे पहला तो आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है ताकि लोगों को पता लगे ये चीज़। दूसरा है इम्पोज फ़ाइन एंड पेनल्टीज़। फ़ाइन और पेनल्टीज़ जो है वो आप लोगों के ऊपर इम्पोज करें, क्योंकि आप अगर आपने अवेयरनेस क्रिएट भी कर दी उसके बावजूद भी लोग ये काम तो करेंगे। तो आपने क्या करना है, फ़ाइन और पेनल्टीज़ लगाएंगे ताकि लोग डरें और 100 बार करने से पहले ऐसा काम जो है वो सोचें। फिर उसके बाद जो है प्रॉपर सीवरेज सिस्टम आप बनाएं। प्रॉपर सीवरेज सिस्टम जब आप बनाएंगे तो इससे जो है आपका मेजॉरिटी मसला वैसे ही हल हो जाएगा। जब आपका प्रॉपर सीवेज सिस्टम होगा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, तो फिर आवाम को इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट सारा काम करेगी और प्रॉपर प्लान्ड होगी सारी चीज़ें। तो आपको प्रॉपर सर्विस सिस्टम बनाना चाहिए। फिर यूज़ ऑफ नेचुरल फर्टिलाइज़र्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जैसे कि स्टूडेंट हमने डिस्कस किया, ये बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो क्रिएट करते हैं। तो अगर हम नेचुरल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रॉब्लम से भी जो है वो हम बच जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यूजेस ऑफ वाटर, ठीक है, इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। तो सबसे पहले यूजेस ऑफ वाटर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पानी इस्तेमाल होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। पहला डाइंग के अंदर, ठीक है, किसी भी कपड़े वगैरह को आपने अगर डाई करना होता है तो उसके अंदर पानी जो है वो मैसिव लेवल के ऊपर इस्तेमाल होता है। दूसरा प्रिंटिंग के अंदर इस्तेमाल होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तीसरा ऑब्वियस ही बात है वॉशिंग के अंदर पानी इस्तेमाल होता है, पानी से ही हम सारी चीज़ों को वॉश करते हैं, तो वॉशिंग पर्पज़ के लिए पानी इस्तेमाल होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद आ जाते हैं मेडिसिन इंडस्ट्री के ऊपर कि मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर वाटर के क्या क्या यूजेस हैं। तो पहला जो है वो इंजेक्शन है, दूसरा सिरप। इंजेक्शन और सिरप जब हम बनाते हैं तो हमें उसके अंदर भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद तीसरी जो इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री के अंदर वाटर की कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो पहला है जूस और बेवरेजेस बनाने में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कुकिंग में ज़रूरत पड़ती है हमें पानी की। तीसरा ऑब्वियस ही बात है वॉशिंग के अंदर पानी की ज़रूरत पड़ती है फूड इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के टॉपिक के ऊपर कि बेसिकली वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी होती क्या है। तो इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम स्टूडेंट्स। When excess water is provided to the land slowly and gradually, the water table rises. A time will come when the water will float on the surface. This is known as water logging. Salt particles are also available in the ground. They also reach the surface. Due to sunlight, the water will evaporate, leaving the salt behind. This is known as waterlogging और salinity. अब स्टूडेंट्स वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की डायग्राम भी आपके सामने जो है वो वीडियो में आ रही होगी, स्क्रीन पे आ रही होगी, उसको भी आप देखें। अब मैं आपको समझाता हूँ वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी होती क्या है। इसके अंदर बेसिकली होता ये है, जब भी लैंड को एक्सेस वाटर मिला, ठीक है, इसके कॉजेज़ हम पढ़ेंगे, या तो रेनफॉल से मिला या किसी और वजह से मिला, ठीक है, लैंड को एक्सेस वाटर मिल गया। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा जो ये लैंड होती है हमारी, इसके अंदर एक लिमिट तक वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद जो वाटर है ये वो फ्लोट करने लग जाता है सरफेस के ऊपर। उससे ज़्यादा जो है एक लिमिट से ज़्यादा वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता अपने अंदर। जब वो लिमिट पूरी हो जाती है वाटर फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है। वाटर जब फ्लोट करता है तो पानी के अंदर जो है वो सॉल्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स भी ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगी, पानी के ऊपर सूरज जब पड़ेगा तो पानी जो है वो एवेपोरेट होने लग जाएगा। पानी एवेपोरेट होता है, ठीक है, लेकिन सॉल्ट एवेपोरेट नहीं होता। स्टूडेंट्स आपको ये बात तो पता ही होगी। तो पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट जो है वो पीछे रह जाएगा। अब क्या हुआ, आपकी ज़मीन भी खुश्क हो गई, पानी भी एवेपोरेट हो गया, लेकिन उस मिट्टी के अंदर सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो ऊपर आ गया। अब क्या होगा, अब जो ये ऐसी लैंड होती है जहाँ पे वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी हो जाती है, वहाँ पे आप फार्मिंग नहीं कर सकते,
ठीक है, सॉल्ट क्योंकि ऊपर आ गया है सारा। अब वहाँ पे ना फार्मिंग करोगे, ना फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है, ना मतलब आपका एक तरीके से वो बेकार हो गई ना, क्योंकि किसान की जो ज़मीन होती है वो होती है फार्मिंग के लिए। अब आप उसके ऊपर फार्मिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो वो आपकी ज़मीन हो जाती है बेकार। ये मसला होता है। तो आप आ जाते हैं कि वाटर लॉगिंग के कॉजेज़ क्या होते हैं, कि किस वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है किसी इलाके में। पहला जो कॉज है स्टूडेंट्स वाटर लॉगिंग का, वो ऑब्वियसली हाई रेनफॉल है। ठीक है, एक लिमिट के अंदर रेनफॉल तो सही रहती है, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगी तो लैंड के अंदर, अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक लिमिट तक वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते लैंड हमारी जो होती है। तो फिर वो जो है वो वाटर फ्लोट करने लग जाता है, तो फिर वाटर लॉगिंग जो है, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाता है। फिर दूसरा है पुअर फार्मिंग टेक्निक्स। पुअर फार्मिंग टेक्निक जो है हम लोगों ने वो पिछले पार्ट के अंदर वो डिस्कस कर ली हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी हमारी पिछली वीडियो वो जाके देख लें। पुअर फार्मिंग टेक्निक जो है वो एक और मसला है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग कॉज हो जाती है। तीसरा अनलाइन कनाल लीकेजेस। अनलाइन कनाल जो होते हैं स्टूडेंट्स, अनलाइन कनाल मतलब कनाल के अंदर कहीं लीकेज होती है, जैसे एक किसान जो है वो एक कनाल से 4-5 जो है खेतों को अपने पानी दे रहा है। अब कहीं भी अगर लीकेज हो गई, एक खेत के अंदर पानी अगर आपका फैलना शुरू हो गया, तो हमने अभी डिस्कस किया कि एक लिमिट तक जो है वो पानी को जो है लैंड जो है एब्जॉर्ब कर सकती है, उसके बाद जो है वो पानी जो है वो फ्लोट होने लग जाता है लैंड के ऊपर, तो फिर वाटर लॉगिंग का जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये तीसरा मसला है, अनलाइन कनाल लीकेजेस जो हैं जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी कॉज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं इफेक्ट्स के ऊपर कि किसी लैंड के ऊपर जो है अगर वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी कॉज हो गई तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। सबसे पहला जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो ये होगा कि लैंड विल गेट डैमेज। अभी हम लोगों ने स्टूडेंट जो है वो डिस्कस किया कि लैंड जो है वो डैमेज हो जाएगी, लैंड किसी काबिल रहेगी नहीं कि उसके ऊपर जो है फार्मिंग वगैरह आप प्रैक्टिस करो, खेती बाड़ी करो, तो लैंड जो है पहली बात डैमेज हो जाएगी। दूसरा जो है इनकम ऑफ द फार्मर विल बी रिड्यूस्ड। इनकम जो है वो ज़ाहिर सी बात है रिड्यूस हो जाएगी। जैसे अगर किसी के पास, किसी किसान के पास, किसी फार्मर के पास 5 जो है वो खेत हैं, 2 जो है वो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी से हाई रेनफॉल में या जो है अनलाइन कनाल की वजह से ख़राब हो गए, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या होगी, आपका इनकम ऑफ द फार्मर जो है वो कम हो जाएगी, उसको जो है वो पैसे फिर कम मिलेंगे, क्योंकि पहले वो 5 खेतों के अंदर जो है उसकी सब्जियां वगैरह लग रही थी, अब जो है वो सिर्फ 3 के अंदर लग रही हैं। तो तीसरा जो फिर मसला आएगा, पुअर्टी विल इंक्रीज। जाहिर सी बात है गुर्बत जो है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उसके पास जो है पहले ज़्यादा पैसे आ रहे थे, अब जो है वो कम पैसे उसके पास जो है वो जमा हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गुर्बत बढ़ेगी फार्मर के पास। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विल रिड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो स्टूडेंट रिड्यूस हो जाएंगे हाई रेनफॉल की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से। जैसे आपके फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इलाके में 10 जो है वो फार्मर हैं, 10 किसान हैं, ठीक है, और 10 किसान के जो है हर किसान के पास 5-5 जो है वो खेत हैं, ठीक है, तो 50 खेत टोटल हैं। 50 में से जो है वो 20 खेत जो है वो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजह से जो है वो ख़राब हो गए हैं। तो अब 20 खेत जो थे उनके जो, उनके अंदर से जो मतलब उसके ऊपर जो काश्तकारी हो रही थी, उसके ऊपर जो फार्मिंग हो रही थी, अब वो नहीं हो सकती। अब जो बचे 30 फार्म, ठीक है, बचे 30 जो है वो खेत बचे, अब उन्हीं के ऊपर फार्मिंग हो रही है, ठीक है, उनके ऊपर जब फार्मिंग होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले जितने आपकी फूड प्रोडक्ट उसके अंदर से निकल लेते हैं 50 खेत में, 30 खेतों से तो इतने प्रोडक्ट नहीं निकलेंगे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो फिर रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब पहले फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे 50 किलो अगर आपका जो है वो हफ्ते का क्यूकम्बर की फार्मिंग हो रही है या फिर लौकी की फार्मिंग हो रही है, हर हफ्ते का जो है वो 50 किलो निकल रहा था, अब 50 किलो फॉर एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स मैं एक बात कह रहा हूँ, अब 50 किलो नहीं निकलेगा, अब 30 किलो निकलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, फूड शॉर्टेज विल इंक्रीज, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। फिर उसके बाद इट इज़ एक्सपेंसिव टू रिक्लेम द लैंड। अब इसका स्टूडेंट्स पूरा एक तरीका होता है जिस तरीके से इस लैंड को वापस से ठीक किया जाता है, तो वो प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब पैसे लगते हैं, तो ये एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं सॉल्यूशन कि क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन है इसका कि क्या किया जाए कि हमारा जो है वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो किसी भी लैंड के ऊपर। तो पहला है लाइनिंग ऑफ कनाल्स। लाइनिंग ऑफ कनाल आप करें, ठीक है, कहीं भी लीकेजेस वगैरह हैं तो उनके ऊपर आप ख़ास तौर पे नज़र रखें, और जैसे ही कहीं भी अगर लीकेज हो जाए तो आप फ़ौरन जो है उसको वो क्या कहते हैं सही करें, उसके ऊपर काम करें। दूसरा है एजुकेटिंग फार्मर्स, बहुत सारे क्योंकि स्टूडेंट्स
फार्मर्स को पता ही नहीं होता कि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के प्रॉब्लम जो है वो हो क्यों रहा है, ठीक है, क्या वजह है इसकी, और ये मतलब कैसे हो जाता है। तो आपने मेन चीज़ जो है वो एजुकेट करना है फार्मर को, ताकि वो जब उसको पता होंगी ये सारी चीज़ें तो फिर वो जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़र रखेगा, गौर करेगा। तीसरा जो है यूज़ ट्यूबवेल्स, ठीक है, अगर आप ट्यूबवेल यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत हद तक वैसी कम हो जाएगी, ठीक है। ट्यूबवेल से वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का प्रॉब्लम होता नहीं है। अब ट्यूबवेल को स्टूडेंट्स हम जो है वो अगली वीडियो के अंदर जो है अगले पार्ट के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक जो है स्टूडेंट्स हमारा वो है इंडस बेसिन ट्रीटी या इंडस वाटर ट्रीटी। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको अपनी कॉपीज़ वगैरह के अंदर जो है किस तरीके से उतारना है, फिर इसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इट वॉज साइंड इन 1960. The purpose was to provide water to Pakistan. Apart from that, the purpose was to save the economy of Pakistan. Moreover, the purpose was to avoid conflict between India and Pakistan. Many countries were involved to sign this treaty, for example, USA, UK, Canada, Australia, and New Zealand. According to the treaty, Pakistan will use Indus, Jhelum, Chenab, and India will use Ravi, Satluj, and Beas. अब स्टूडेंट्स ये तो हो गई इसकी स्टेटमेंट। अब हम लोग आ जाते हैं मतलब इसको समझने के ऊपर आ जाते हैं। तो समझने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको साइन करने की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रिवर जो फ्लो करते हैं वो इंडिया से होते हुए आते हैं। तो इंडिया को ये बात जो है वो बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। तो शुरुआत के दिनों में इंडिया ने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान के रिवर्स के अंदर जो है वो फ़्लो ऑफ वाटर को रोक दिया। डैम वगैरह बना के फ़्लो ऑफ वाटर को जो है इंडिया हमारा रोक दिया करता था। फिर शुरुआत के दिनों में पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे मतलब इंडिया को भरने पड़ते थे पानी को ख़रीदने के लिए। तो फिर पाकिस्तान जो है वो इंडिया को पैसे भरा करता था और इंडिया जो है फिर बदले में हमें पानी दिया करता था। फिर उससे जो है हम लोग अपना एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि पानी के बगैर आप एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो पाकिस्तान को ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी, पाकिस्तान की इकॉनमी पे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। तो पाकिस्तान ने जो है ये इशू यूएन के अंदर उठाया, ठीक है, यूएन के अंदर जो है अपने इशू को रेज़ किया। तो बाकी जो दीगर कंट्रीज़ हैं यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ ने भी जो है इस प्रॉब्लम के अंदर जो है वो इंटरेस्ट लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स यूएन की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई। इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई और उसके अंदर यूएन ने बताया कि पाकिस्तान जो है वो इंडस, झेलम और चनाब यूज़ करेगा और इंडिया जो है वो रावी, सतलज और ब्यास यूज़ करेगा। और इंडिया जो है वो हमारे जो रिवर हैं इंडस, झेलम और चनाब, इनका पानी अब नहीं रोक सकता। तो ये थी स्टूडेंट्स बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी और इसको साइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ जाके जो है स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो एंड होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। बाकी उसके अलावा स्टूडेंट्स लाजमी अपना फ़ीडबैक आप दीजिएगा, क्योंकि आपका फ़ीडबैक जो है ना वो एज अ फ्यूल वर्क करता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।